हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आई ऑफ लॉ। मेरे इस चैनल पे आपको लॉ से रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलेंगी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैंने जूरिस्प्रूडेंस और टॉट की काफ़ी वीडियोस अपलोड की हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगी। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो थोड़े अलग अलग टॉपिक है। मेंटल एलिमेंट है, फॉल्ट है, मेलाइस है। तो हम इनको एक एक करके कवर करते हैं। ये बहुत ही इजी टॉपिक है, बस आपके जनरल नॉलेज के लिए डाल दिए ताकि आपके पास थोड़ा मटेरियल इन सब का हो। देखते हैं मेंटल एलिमेंट को। अ रॉन्गफुल एक्ट और ओमिशन बाय एनी इंडिविजुअल रिजल्ट्स इन द क्रिएशन ऑफ अ टॉट। कोई भी रॉन्गफुल एक्ट या ओमिशन, किया हुआ काम या ना किया हुआ काम, किसी भी इंडिविजुअल के द्वारा ये जो है टॉट को क्रिएट करता है। दिस ऑब्लिगेशन इज अ सिविल वन। जो ये ऑब्लिगेशन है वो एक सिविल टॉर्ट के अंदर आती है। द फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ ईच केस डिटरमाइन वेदर मेंसरिया एग्जिस्ट इन टॉर्ट लॉ। जो फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस हैं, अलग अलग केसेस के अलग अलग फैक्ट्स होते हैं, अलग अलग सर्कमस्टांसेस होते हैं। तो वही चेक करते हैं कि फैक्ट्स पे ही देखा जा सकता है कि किसी भी टॉर्ट में मेंसरिया प्रेजेंट थी या नहीं थी। द स्टेट ऑफ माइंड दैट जेन्युइनली मोटिव a person to perform an act is known as a motive in tort law। जो माइंड का है, जो किसी एक बंदे का स्टेट ऑफ माइंड है, जो अल्टीमेट गोल बताता है, वो उस बंदे का मोटिव होता है किसी टॉट को करने के लिए। इन टॉट लॉ मोटिव इज टिपिकली इररेलेवेंट मच लाइक पर्पस। जो मोटिव है वो इररेलेवेंट होता है टॉर्ट लॉ में, क्योंकि टॉर्ट लॉ में क्या होता है, क्रिमिनल कोई लाइबिलिटी नहीं बनती है। इसीलिए इसमें क्या है, कंपनसेशन देना है, तो इसमें मोटिव का इतना ज्यादा देखते नहीं है। द इंटेंशन इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ मोटिव। जो इंटेंशन है वो मोटिव का रिजल्ट से फॉर्म होती है, कि मेरा मोटिव है किसी चीज को अचीव करना, तो उसको काम करने के लिए मुझे इंटेंशन डेवलप होगी, मैं ये काम करूंगी तो मैं वो अचीव कर लूंगी। द ऑनरेबल Indian court has also stated that if an act is legal, its motivation is all little consequence. Torture can now occur intentionally और unintentionally। जो टॉट है वो इंटेंशनली भी हो सकता है और अनइंटेंशनली भी हो सकता है। मेंटल एलिमेंट के ये सारी पॉइंट्स हैं। अब हम देखते हैं आगे मेंटल एलिमेंट के क्या क्या, मेंटल एलिमेंट क्या क्या कंटेन करता है। मेंटल एलिमेंट मोटिव, इंटेंशन, नेग्लिजेंस एंड केयरलेसनेस को कंटेन करता है। ठीक है, जिसमें मोटिव बता दिया, अल्टीमेट गोल है। इंटेंशन बता दी कि अल्टीमेट गोल को अचीव करने के लिए जो मैं पाथ पिक करती हूँ और उसमें मुझे क्या काम करना है वो मेरा इंटेंशन होता है। नेग्लिजेंस एंड केयरलेसनेस है कि कोई एक मेरी एक लीगल ड्यूटी है या लीगल ऑब्लिगेशंस है, मैंने उसको किया या नहीं किया, तो वो मेरा नेग्लिजेंस एंड केयरलेसनेस हो जाता है। ठीक है, अब आता है मोटिव, इंट्रोडक्शन एंड मीनिंग। अ मोटिव इज अ पर्सन स्टेट ऑफ माइंड दैट इंस्पायर्स हिम टू डू एन एक्ट। किसी एक बंदे के स्टेट ऑफ माइंड का स्टेट ऑफ माइंड है जो उसको इंस्पायर करता है, हाँ भाई ये काम करते हैं। इट यूजली मीन्स द पर्पस ऑफ एक्ट कमीशन। ये जो है किसी एक्ट को पूरा करता है, तो ये जो है पर्पस होता है इसके पास एक। मोटिव इज जनरली इररिलेवेंट इन द टॉर्ट लॉ जस्ट लाइक इंटेंशन। मोटिव लीड्स टू इंटेंशन फॉर्मेशन विच इज अल्टीमेट कॉज। मोटिव जो है इंटेंशन फॉर्मेशन करता है, जो अल्टीमेट कॉज होता है किसी काम को करने के लिए। मोटिव इज द अल्टीमेट ऑब्जेक्ट विद विच एन एक्ट इज डन व्हाइल इमीडिएट पर्पस इज द इंटेंशन। मोटिव जो है वो अल्टीमेट ऑब्जेक्ट, अल्टीमेट गोल है, व्हाइल इमीडिएट पर्पस जो है किसी काम को करने का वो इंटेंशन है। बैड मोटिवेशन इज नेसेसरी रिक्वायरमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ सिविल रॉन्ग। देखो मोटिव दो तरीके के हो सकते हैं, कुछ अच्छा अचीव करना या कुछ बुरा अचीव करना। कुछ अच्छा अचीव करने से किसी को क्या प्रॉब्लम होगी, तो वो तो टॉट भी नहीं होगा, ना ही कोई रॉन्ग होगा, तो कोई लाइबिलिटी नहीं बनेगी। तो अगर हम टॉट पढ़ रहे हैं तो हमें ऑब्वियसली बैड मोटिवेशन की ही बात करनी पड़ेगी। तो बैड मोटिवेशन इज नेसेसरी रिक्वायरमेंट फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ सिविल रॉन्ग। जो मोटिवेशन है वो बैड होनी चाहिए, मतलब कोई ना कोई गलत काम करने का ही मोटिवेशन होना चाहिए। अ गुड रीजन डज नॉट मेक एन अदरवाइज अनलॉफुल एक्ट जस्टिफाइबल। एक कोई भी वही कोई गुड रीजन है तो वो जो है वो अनलॉफुल नहीं हो पाएगा। ठीक है, एंड अ नेगेटिव मोटिव डज नॉट मेक एन अनलॉफुल जस्ट जस्टिफाइबल। और अगर रॉन्गफुल मोटिव है, मेरा नेगेटिव मोटिव है, तो वो मेरे अनलॉफुल काम को जस्टिफाई कर ही नहीं सकता। कोई मेरा गुड रीजन है वो मेरे अनलॉफुल काम को जस्टिफाई कर देगा, लेकिन मेरा कोई बैड रीजन है तो मेरे अनलॉफुल काम को जस्टिफाई नहीं कर पाएगा। Motive is not necessary component of a tort. It is a crucial to a criminal. Motive
वही जैसे कि मैंने पहले बताया, टॉर्ट में ये इररेलेवेंट होता है जानना कि मोटिव क्या था क्या नहीं था, क्योंकि हमारा अल्टीमेट गोल होता है प्लेंटिफ को कंपनसेशन दिलवाना। लेकिन ये बहुत क्रूशियल, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट होता है क्रिमिनल केस में। इफ एन action is legal, it cannot be made criminal because it was not carried out with malicious intent। अगर कोई भी एक्शन लीगल है, तो ये जो है वो अगर कोई एक्शन लीगल कर रहा है, कोई काम लीगली कोई काम कर रहा है, तो वो क्रिमिनल में तो जा ही नहीं सकता है, ठीक है, क्योंकि उसकी इंटेंशन जो है मैलिशियस नहीं होगी। मैलिशियस मतलब होती है बुरी भावना। लाइक दिस, इफ एनी थिंग इज इलीगल, इट वॉन्ट बी लॉफुल ओनली बिकॉज इट वॉज डन फॉर अ वर्दी रीजन। अगर कोई इलीगल चीज है, तो वो ऐसा नहीं है कि वो लॉफुल हो जाएगी अगर उसको हम वर्दी रीजन के लिए कर रहे हैं। मान लो कि मेरा एक गोल है कि मुझे गरीबों को खाना खिलाना है, या मुझे किसी अनाथालय में मदद करनी है, तो इसके लिए मैं चोरी करने चली जाऊंगी, तो क्या मैं अनलॉफुल अपने ऑब्जेक्ट को ये जस्टिफाई कर पाऊंगी कि मुझे तो क्योंकि लॉफुल काम करना था, अनाथालय में मदद करनी थी, गरीबों की मदद करनी थी, इसलिए मैंने चोरी करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो काम दोनों ही लॉफुल होने चाहिए, तभी वो बैड इंटेंशन नहीं कही जाएगी। ठीक है, मोटिव का ही एक लैंडमार्क केस है ब्रैडफोर्ड कॉर्पोरेशन वर्सेस पिकल का। आपको जो है ये नाम जो है केस के, वो किसी ट्रिक से याद रखने पड़ेंगे एग्जाम में लिखने के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। एग्जाम में डायरेक्ट भी पूछा जाता है, मोटिव को डिफाइन करो विद केस लॉस। ठीक है, तो इस वाले जो केस में फैक्ट्स क्या थे, इसमें जो प्लेंटिफ था, उसकी जमीन थी, वो वहां पे पहाड़ों के ऊपर घर बना के रहता था, और जो ऊपर से उसके पानी आता था उसके घर में, वो क्या करता था, वो पूरे के पूरे ब्रैडफोर्ड टाउन को वाटर सप्लाई करता था। अब एक बंदा आया, उसने क्या किया, प्लेंटिफ के घर के ऊपर घर ले लिया। ठीक है, अब जब वो डिफेंडेंट हो गया, उसने घर के उसके ऊपर घर लिया, और उसके नीचे जो था रिजर्वायर का जो था, वो पूरे का पूरा स्टोरेज था जहां से पानी आता था और प्लेंटिफ जो है प्रोवाइड करता था टाउन में। अब वो जो बंदा था जो ऊपर रहने आया, उसने वहां पे क्या किया, उस पानी को रोक दिया। अब प्लेंटिफ के पास पानी नहीं आ रहा था कि वो टाउन को सप्लाई करे। इससे क्या हुआ, वो उसको सीधी सी बात है फाइनेंशियल डैमेज भी हुए हैं। तो उसने क्या किया, डिफेंडेंट के खिलाफ केस कर दिया कि इसने तो मेरे काम को रोका है। तो कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि उसका मोटिव क्या है, पानी रोक के तेरे को परेशान करना या नहीं परेशान करना, हमें इससे मतलब नहीं है, लेकिन उसने पानी रोका है, वो उसकी खुद की पर्सनल जमीन है, अगर उसके पास वो अधिकार है कि वो वहां का पानी रोक सकता है, क्योंकि ये एक लॉफुल काम है, ये इसमें कुछ भी इलीगल नहीं है। तो कोर्ट ने कहा कि डिफेंडेंट की कोई लाइबिलिटी नहीं बनती है इस केस में। ठीक है, बाकी ये केस आप इसमें से नोट डाउन कर सकते हो। ओके, तो अब हमारे पास मोटिव का एक जनरल रूल बना था। जनरल रूल क्या था वो, कि टॉर्ट लाइबिलिटी के लिए हमें मोटिव जो है इररेलेवेंट होता है, हमें कोई मतलब नहीं है मोटिव था या नहीं था या क्या था। ठीक है, बट इसका कुछ एक्सेप्शन है। ठीक है, हर केस में ऐसा नहीं होगा कि मोटिव मोटिव नहीं देखा जाएगा टॉर्ट लाइबिलिटी में। वो एक्सेप्शंस क्या है, इन केस ऑफ डिसेट, मेलिसियस प्रोसिक्यूशन, डेफामेशन, ये आपको पॉइंट्स याद रखने हैं सिर्फ। इनके केस में मोटिव को चेक किया जाएगा। इन केस ऑफ कॉन्स्पिरेसी, इंटरफेरेंस विद द ट्रेड और कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप में मोटिव को चेक किया जाएगा। फिर इन केस ऑफ न्यूसेंस, causing personal discomfort by an unlawful motive may turn an otherwise lawful act into nuisance। ठीक है, इन ये सारे क्या है, एक्सेप्शन है जनरल रूल के। जनरल रूल क्या है कि मोटिव इज इररेलेवेंट इन द केस ऑफ टॉर्ट लॉ। ठीक है, अब हमारे पास आता है इंटेंशन। इंटेंशन की हम फटाफट से इंट्रोडक्शन एंड मीनिंग देख लेते हैं। अ tortious liability may arise if a person causes an injury related to the life, property, reputation, etc. of the victim। ठीक है, टॉर्टियस लाइबिलिटी अराइज हो जाती है भाई कि उसकी लाइफ पे, प्रॉपर्टी पे, रेपुटेशन पे, मतलब डेफमेशन करके जो है, अगर आप कोई हर्ट कर रहे हो तो फिर tortious liability आ जाएगी। According to tort law, the liability may be incurred irrespective of whether the injury was intentionally or accidentally inflicted। देखो, अब क्या होता है कि किसी को डैमेज आप इंटेंशनली भी दे सकते हो और एक्सीडेंटली। जब हम कहते हैं ना, ओ यार सॉरी गलती से हो गया, तो वो अनइंटेंशनली आपने उसको हर्ट किया। ठीक है, तो वहां पे टॉर्टियस लाइबिलिटी हर केसेस में नहीं बनती, बट अगर इंटेंशनली कर रहे हो तो ऑब्वियसली बनेगी। इफ समवन harms the victim's life, property, reputation, etc., they may be held accountable in tort। अगर किसी को हर्ट कर रहे हैं तो अकाउंटेबल तो होगा ही टॉर्ट में। नो मैटर द हार्म वाज कमिटेड ऑन पर्पस और बाय एक्सीडेंट, टॉर्ट लॉज फॉर द पॉसिबली
पॉसिबिलिटी ऑफ कल्पेबिलिटी। अब यहाँ पे इसने लिख दिया कि कोई मैटर नहीं करता कि आपने पर्पसली किया है, एक्सीडेंटली हुआ है, लेकिन आपका जो है टॉर्टियस लाइबिलिटी तो बन गई। डिपेंडिंग ऑन इंटेंशन अ टॉर्ट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज, नेमली इंटेंशनल टॉर्ट और अनइंटेंशनल टॉर्ट। ठीक है, एक, मान लो आप किसी के घर जाते हो और बारिश हो रही होती है, आपको लगता है अरे बारिश हो रही है और आपको छतरी दिखती है, आप छतरी लेके चल देते हो, अनइंटेंशनली आपने उसका सामान उठा लिया, वो टॉर्टियस लाइबिलिटी है कि नहीं है? वो फिर भी टॉर्टियस लाइबिलिटी होगी, क्योंकि आपने काम तो गलत ही किया है। अब आता है इंटेंशनल टॉर्ट। सम एक्शन मस्ट बी टेकन विद द पर्पस टू कमिट एन इंटेंशनल टॉर्ट, दैट इज एन इंटेंशन इज मस्ट टू कमिट एन एक्ट। जो कुछ इंटेंशन है वो जो है पर्पस देखते हैं टू कमिट एन इंटेंशनल टॉट। ठीक है, मतलब इंटेंशन जो है मस्ट है किसी भी एक्ट को करने के लिए। इट इज एसेंशियल दैट देयर इज अ मेंटल एलिमेंट। इसका मतलब क्या है? मेंजरिया, मेंटल एलिमेंट तो प्रेजेंट है ही। मुझे भूख लगी है, मैंने खाना खाने जाना है, तो ये मेरे को इंटेंशन तो है ही ना कि हाँ मैं जा रही हूँ खाना खाने के लिए। तो हर किसी काम में भी वो इंटेंशन तो होती ही है, बेशक वो आपका कोई गुड कॉज हो या बैड कॉज हो। अब ये इसका एक केस है गेरैट वर्सेस डेडली का, ये आपको नाम याद रखना है, गेरैट वर्सेस डेडली। इसमें क्या हुआ था कि एक बच्चा था जिसका नाम ब्रेन था, पुल्ड अ चेयर फ्रॉम द अंडरनीथ रथ गेरैट एंड शी वेंट टू सिट डाउन। जब वो बैठने जा रही थी, जो गैराट थी वो जब बैठने जा रही थी, तो ब्रेन ने चेयर पुल कर लिया, और जिसके कारण क्या हुआ, गैराट जो थी वो नीचे गिर गई और उसके जो हिप थे वो उधर इंजरी हो गई। ठीक है, इसके बाद गैराट के पेरेंट्स ने जो है केस फाइल कर दिया ब्रेन के खिलाफ। तो फिर ये पता लगा कि उसने ये एक्ट जो किया था वो इंटेंशनली किया था। ठीक है, कॉजिंग पर, जिसके कारण उसको पर्सनल इंजरी हो गई। ऑल दो ब्रेन डिड नॉट इंटेंड टू कॉज इंजरी, द कोर्ट फाउंड दैट द एक्ट रिजल्टेड इन अ हिप बीइंग ब्रोकन एंड अवॉर्डेड रथ $11,000 इन डैमेजेस। तो कोर्ट ने कहा कि ठीक है, ये बात सही है कि बच्चे खेल खेल में ऐसा करते हैं कि पीछे से चेयर पुल करना, किसी में टांग फंसा देना, लेकिन जो एक्ट हुआ है उसके कारण इंजरी तो काफी भारी हुई है ना, तो ब्रेन जो है उसको देना पड़ेगा कंपनसेशन। ठीक है, तो यही आया था इस वाले केस में। इसके बाद एक लाइन लिखी हुई है, इंटेंशनल टॉर्ट आर बैटरी, असॉल्ट, फॉल्स इम्प्रिजनमेंट एंड ट्रेसपास। जो इंटेंशनल टॉर्ट है वो ये सारे टॉर्ट्स होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं जल्दी से अनइंटेंशनल टॉर्ट। अनइंटेंशनल टॉर्ट सीधी सी बात है, द डिफेंडेंट कॉज इंजरी टू द प्लेंटिफ इन केस ऑफ अनइंटेंशनल टॉर्ट बट विदाउट एनी मेलाफाइड इंटेंशन। अनइंटेंशनली हो जाता है वो काम, उसको इफेक्ट तो होता है, प्लेंटिफ को हार्म तो होता है, मगर जो डिफेंडेंट है जिसने काम किया होता है उसकी कोई मेलाफाइड बुरी कोई इंटेंशन नहीं होती है। इट कुड बी कॉल्ड एन अनएक्सपेक्टेड एक्सीडेंट। ये भी हो सकता है कि अनएक्सपेक्टेड एक्सीडेंट हो। दिस वॉज इन inadvertently done by the person who caused the injury because she was not being careful। ये जस्ट इसीलिए हो सकता है कि कोई वो जो जिससे एक्ट हुआ है वो केयरफुल नहीं था। मान लो कि किसी का बेटा या छोटा बच्चा नीचे सो रहा है, कोई इंसान बेड से उतर रहा है, तो उस बच्चे को भी लग सकती है पैर में, कोई अपने बच्चे को जानबूझ के तो नहीं मारेगा, एक्सीडेंटली वो एक्ट हुआ है। इन द केस ऑफ अनइंटेंशनल टॉर्ट द इंजरी इज caused by the omission of the duty of care that a reasonable or prudent man should have considered। वही बात आ गई। अब जो बंदा उतर रहा था बेड से, उसको ये सोचना चाहिए था कि मेरा बेटा नीचे सो रहा है, उसको चोट लग सकती है, लेकिन उसने क्या किया, केयरलेसनेस किया, जो एक प्रूडेंट मैन, जो एक रीजनेबल मैन नहीं करता, वो ध्यान देता इस चीज का। ठीक है, इसका केस है विल्किसन वर्सेस डाउनटन का, डाउनटन। ठीक है, ये भी इसमें क्या है कि इसमें एक दो कलीग्स होते हैं, एक जो होती है वो दूसरे को बोलती है कि भाई तेरे हस्बैंड का तो एक्सीडेंट हो गया है और वो तो एडमिट है हॉस्पिटल में, जिसके कारण जो वो उस लेडी को बहुत तेज शॉक आ जाता है और वो बहुत बुरी तरह बीमार पड़ जाती है। ठीक है, बाद में उसे पता चलता है अरे ये तो सिर्फ एक जोक था, लेकिन जो वो लेडी जिसके साथ मजाक किया गया था वो अपनी कलीग को स्यू कर देती है। ठीक है, तो इसके अंदर बोला जाता है कि भाई तुम्हारा इंटेंशन नहीं था, वो तो तुम मजाक कर रहे थे, मगर उसके ऊपर तो बहुत ज्यादा इफेक्ट आया था ना, तो इसलिए उसको लाइबल कहा गया। ठीक है, अब देख लेते हैं इंटेंशन एंड मोटिव के अंदर डिफरेंस। अब आपको डिफरेंस तो समझ में आ गया होगा। इंटेंशन इज द थिंग दैट यू प्लान टू डू और अचीव। इंटेंशन क्या होती है, तुम क्या कर रहे हो, करना चाहते हो, किसी गोल को अचीव करने के लिए, वो इंटेंशन होती है। मोटिव क्या होता है, अल्टीमेट रीजन होता है कि व्हाई यू आर डूइंग सम प्लानिंग और व्हाई यू आर मेकिंग सम इंटेंशन। सम एक्शन माइट नॉट हैव एन इंटेंशन। कुछ जो एक्शन होते हैं वो इंटेंशन नहीं होते हैं। एवरी एक्शन हैज सम काइंड ऑफ मोटिव। लेकिन हर काम करने के लिए कोई एक मोटिव जरूर होता है।
की एलिमेंट इन डिटरमाइनिंग द क्रिमिनल लाइबिलिटी, जो की एलिमेंट है वो क्रिमिनल लाइबिलिटी में बहुत ज्यादा जरूरी होता है। कंसीडर टू बी इरेलीवेंट इन क्रिमिनल लॉ, ठीक है, क्रिमिनल लॉ कर दिया, मोटिव का कोई मतलब नहीं है। कैसे कि मान लो कि एक बंदा है, उसको कहा गया कि ऐसे है जाके किसी बच्चे को किडनैप करना है। अब उसके पास मोटिव क्या है कि मुझे इससे पैसे मिलेंगे। तूने ये काम कर दिया किडनैपिंग का, तो तेरे पास चार्ज तो किडनैपिंग का ही लगेगा, भले तूने तीसरे बंदे के लिए किडनैप किया हुआ है। इंटेंशन इज कंसीडर अबाउट एन इंडिविजुअल डिसीजन टू कैरी आउट अ स्पेसिफिक एक्शन। जो इंटेंशन है वो अ, किसी एक स्पेसिफिक एक्शन को करने के लिए डेवलप होती है। मोटिव इज कंसीडर अबाउट द अंडरलाइंग रीजन फॉर कैरिंग आउट द एक्शन। एक्शन को करने का रीजन ही मोटिव है हमारा, ठीक है। इसके बाद आता है नेग्लिजेंस एंड केयरलेसनेस। अकॉर्डिंग टू विनफील्ड एंड जोलोविक, नेग्लिजेंस इज द वायलेशन ऑफ लीगल ड्यूटी ऑफ केयर दैट कॉजेज हार्म टू द प्लेंटिफ दैट द डिफेंडेंट डिड नॉट इंटेंड। ठीक है, डिफेंडेंट को इंटेंशन नहीं थी, लेकिन उससे क्या हुआ, नेग्लिजेंस से वो काम हो गया और प्लेंटिफ को हार्म हो गया। Negligence is defined as the defendant's complete or partial disregard for the consequences of his action. अपने एक्शन से उसने प्लेंटिफ का completely और partially disregard किया है। There may be awareness, but there must also be a lack of willingness to bring about the result. देखो इसके अंदर क्या है, अवेयरनेस का तो लैक हो सकता है, अवेयरनेस तो होगी, लेकिन लैक ऑफ विलिंगनेस होगी, चाहत नहीं होगी ऐसा करने की। द आइडिया दैट केयरलेसनेस एंड इंटेंशन में बी सेपरेटेड, और ये इस फैक्ट पे रहता है कि जो केयरलेसनेस है और इंटेंशन है वो दोनों क्या है, सेपरेटेड है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ नेग्लिजेंस पीपल मस्ट फॉलो pre-defined rules, but if someone does not follow that rule, they may be held accountable for any damage to the other people or property. वैसे ये एक जनरल रूल क्या है कि लोगों को ये प्री डिफाइंड रूल्स को फॉलो करना है, बट इन केस अगर कोई वो फॉलो नहीं करता है तो क्या होता है, वो अकाउंटेबल हो जाता है डैमेजेस का, और किसी को हर्ट किया उसकी प्रॉपर्टी या people को ही। A claim of negligence may arise when a person fails to act when the standard conduct calls on them to do so. कंपोनेंट्स ऑफ नेग्लिजेंस क्या होते हैं, एक ड्यूटी होनी चाहिए, उस ड्यूटी का ब्रीच होना चाहिए और इस ब्रीच के कारण डैमेजेस हो गए हैं। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द नेग्लिजेंस। अब देखते हैं फॉल्ट का टॉपिक। ये फॉल्ट का जो आपका टॉपिक है ये मैक्सिमम 4 मार्क्स में आपसे पूछा जाएगा, इसीलिए ये मैंने छोटा सा ही दिया हुआ है। इसमें क्या है, अ नेग्लिजेंट और इंटेंशनल फेलियर टू एक्ट रीजनेबली और अकॉर्डिंग टू लॉ। फॉल्ट क्या है, एक नेग्लिजेंट और इंटेंशनल फेलियर है, जानबूझकर किया गया इंटेंशनल फेलियर। ठीक है, जो काम किया जाना था उसको नहीं किया तो आपकी गलती हो गई, फॉल्ट हो गया। ठीक है, अब जो फॉल्ट है ये एसेंशियल इंग्रेडिएंट है टॉर्ट लॉ का। ठीक है, डिफरेंट टॉर्ट्स भी है डिफरेंट लेवल ऑफ फॉल्ट और नो फॉल्ट, अलग अलग टॉर्ट जो है अलग अलग लेवल के फॉल्ट या नो फॉल्ट को देखते हैं। फॉल्ट इन नेग्लिजेंस क्या होता है, अब सीधी सी बात है, नेग्लिजेंस में हमें क्या करना है, डिफेंडेंट को टॉर्टियस लाइबिलिटी के लिए एस्टेब्लिश करने के लिए हमें ये प्रूव करना पड़ेगा कि डिफेंडेंट के पास एक ड्यूटी थी प्लेंटिफ के लिए, मगर उसने ब्रीच ऑफ ड्यूटी किया जिसके कारण प्लेंटिफ को डैमेजेस हो गया, तो यहाँ पे डिफेंडेंट एट फॉल्ट है, काम खत्म। इसके बाद फॉल्ट इन न्यूसेंस होता है। न्यूसेंस इज द अनरीजनेबल इंटरफेरेंस विद अनदर पर्सन इन द एक्सरसाइज ऑफ his her rights generally associated with the occupation of land और property। हमने देखा था न्यूसेंस क्या होता है, दूसरे की प्रॉपर्टी में, दूसरे के पर्सनल टाइम में, दूसरे की चीजों में मतलब अनरीजनेबल इंटरफेरेंस कर देना न्यूसेंस होता है। दो टाइप के होते हैं, प्राइवेट और पब्लिक, ये भी हमने देखे थे। मैंने आपको, आप अगर मेरा वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा, मैंने उसमें एक लिफ्ट का एग्जांपल दिया था। ठीक है, द मेन प्रोसीजरल डिफरेंस बिटवीन नेग्लिजेंस एंड न्यूसेंस इज दैट द क्लेमेंट मतलब कि प्लेंटिफ डज नॉट हैव टू प्रूव दैट द डिफेंडेंट वाज एट फॉल्ट। न्यूसेंस में प्लेंटिफ को प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि वो फॉल्ट में था। द कोर्ट हैज टू डिसाइड ऑन व्हाट ऑन दैट विद रिगार्ड टू द रीजनेबल यूजर एंड रिमोटनेस ऑफ कंसिडरेशन। ठीक है, तो इसको कोर्ट ही डिसाइड करेगी, प्लेंटिफ को बताने की कोई जरूरत नहीं है। अब देख लेते हैं फॉल्ट इन डेफेमेशन। डेफेमेशन कैन बी डिफाइंड एज अ एक्ट ऑफ कम्युनिकेशन दैट कॉजेज समवन टू बी शेम्ड, ridiculed, held in contempt, and lowered in the estimate of the community, or to lose employment status or earning or otherwise suffer a damaged reputation। defamation क्या होता है, किसी बंदे की बेइज्जती कर देना, पब्लिकली बेइज्जती कर देना, ठीक है, जिससे कि उसकी रेपुटेशन, उसकी एम्प्लॉयमेंट, हर चीज हर्ट होती है। ठीक है, और ये एक पब्लिश होनी चाहिए। द फॉल्ट इन डेफेमेशन केस इज सिंपली the stated of which the person who made the defamatory statement used and is directly related to the type of plaintiff। ठीक है, इसमें क्या है, बताना है कि
प्लेंटिफ को ये प्रूव कर देना कि देखो इसने ये फॉल्ट किया है, इसने गलत स्टेटमेंट दी है और डायरेक्टली मेरे खिलाफ दी है, ठीक है, जो कि गलत है। ठीक है, रिजल्ट फॉल्ट इन ट्रेसपास, अब क्या कहते हैं, केसेस इन्वॉल्विंग ट्रेसपास वर ऑफन डिसाइडेड ऑन द सेम फॉल्ट बेसिस एज नेग्लिजेंस। ट्रेसपास भी क्या है, एक तरीके की गलती है ना, टॉट है ना, तो इसमें क्या कहा है कि सेम है, जैसे नेग्लिजेंस में देखेंगे फॉल्ट, वैसे ही इसमें देखेंगे फॉल्ट इन स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी इन टॉट इज द कॉन्सेप्ट दैट इन सर्टेन सिचुएशन अ डिफेंडेंट इज लाइबल फॉर plaintiff's damage without any requirement for plaintiffs to prove that the defendant was negligent। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी वहां पे कहीं कहीं हो जाती है जहां पे डिफेंडेंट जो होता है स्ट्रिक्टली लाइबल हो जाता है फॉर द plaintiff's damage, और प्लेंटिफ को ये प्रूव करने की जरूरत नहीं होती है कि डिफेंडेंट जो है वो नेग्लिजेंट था। Liability for Defective Products Act 1991, this act imposed strict liability on the producer for damage caused by a defect in the product। ठीक है, ये जो एक्ट है डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स एक्ट 1991, ये क्या करता है, प्रोड्यूसर के ऊपर स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी इंपोज कर देता है अगर कोई डिफेक्ट आता है उसके प्रोडक्ट में। द कंज्यूमर डज नॉट नीड टू शो नेग्लिजेंस और फॉल्ट ऑन द प्रोड्यूसर्स पार्ट। उसको शो, जो प्लेंटिफ है मतलब जो कंज्यूमर है उसको शो करने की जरूरत नहीं है कि देखो प्रोड्यूसर ने गलती की है, वो खुद से ही प्रोड्यूसर लाइबल हो जाएगा। अब लास्ट टॉपिक आता है आज का हमारा, मेलाइस। मेलाइस क्या है, व्हेन एक्ट डन इन बैड इंटेंशन इज कॉल्ड मेलाइस। मेलाइस दो टाइप के होते हैं, मेलाइस इन फैक्ट, मेलाइस इन लॉ। मेलाइस इन फैक्ट क्या होता है, रेफर्स टू परफॉर्मेंस ऑफ एन एक्ट विच मे बी लीगल बट विद इल विल और हेटर्ड और बैड इंटेंशन। लीगल तो है मगर की जाती है इल विल से, गलत इल से, हेटर्ड से, मतलब नाराजगी या फिर नफरत से या बैड इंटेंशन से। मेलाइस इन लॉ रेफर टू wrongful एक्ट डन इंटेंशनली। wrongful एक्ट है, इंटेंशनली किया जा रहा है, विदाउट जस्ट कॉज और लीगल एक्सक्यूज, कोई लीगल कॉज या एक्सक्यूज है ही नहीं उसके पास। ठीक है, इसी के साथ हमारे ये सारे टॉपिक खत्म होते हैं। अगर आपको मेरे पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरी वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए। कोई क्वेरीज हैं या सजेशन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।